हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4 दैट इज जनरल क्लोजेज एक्ट 1897। सबसे पहले वेटेज एवरेज वही 4 to 5 मार्क्स। ओनली वन क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ज्यादा नहीं आता है, पर एज यू ऑल नो कभी भी ज्यादा पूछा जा सकता है, पर हम एवरेज के अकॉर्डिंग चलेंगे कि एवरेज 4 to 5 मार्क्स इसमें से हमेशा आएगा। क्या है जनरल क्लोजेज एक्ट? एक कॉन्सोलिडेटेड एक्ट है, मतलब दो अलग अलग एक्ट थे जो अलग अलग टाइम पे बने थे, उनको कॉन्सोलिडेट करके हमने एक एक्ट बनाया। जनरल क्लोजेज 1868 का और जनरल क्लोजेज 1887 का, दो अलग अलग एक्ट का कॉन्सोलिडेशन हुआ और हमने एक्ट बना दिया 1897 का। मेन ऑब्जेक्टिव 1868 वाले का क्या था? सब कुछ शॉर्ट एंड क्रिस्प में, मतलब बड़े बड़े जो एक्ट थे, बड़ी बड़ी जो लैंग्वेजेस उनमें लिखी होती थी वो एम्बिगुअस हो सकती है, अनक्लियर हो सकती है, तो उसको क्लैरिटी देने के लिए, उसका इंटरप्रिटेशन देने के लिए हमने ये एक्ट बनाया था। 1887 में फिर हमने क्या किया? सप्लीमेंट्री जनरल क्लोजेज एक्ट बनाया, उसमें 10 सेक्शन थे, पहले वाले में 8 थे, इसमें 10 थे। ये बनाया किस पे गया, किस पे बेस था? एडिशन डलवाई इसमें सर कोर्टने इल्बर्ट ने, जिन्होंने एक्ट बनाया था 1887 का। तो इन्होंने कुछ सप्लीमेंट्री प्रोविजंस दिए जो एक्चुअल में 1868 के एक्ट में नहीं थे, तो वो सप्लीमेंट्री भी इसमें ऐड कर दिए गए। तो फिर 1897 में हमें एक नया एक्ट बन गया, पूरा एक कंप्लीट, जिसमें 1868 के भी प्रोविजंस थे और 1887 के भी। Consolidated both Act 1868 and 87. Objective was to simply shorten the language of enactment. जितने भी enactment है उनकी लैंग्वेज को शॉर्ट करना, यूनिफॉर्मिटी लाना कि इंटरप्रिटेशन सब सही और एक ही डायरेक्शन में करे। ये एक तरह की लेजिस्लेटिव डिक्शनरी की तरह काम करता है। ये एक लीगल डिक्शनरी है कि कहीं कहीं कुछ नहीं मिल रहा है आपको किसी एक्ट में, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। बिल बना, सेलेक्ट कमेटी के पास गया, उनकी रिपोर्ट आई, इस डेट को बिल पास किया जीजी ने। अब यहां जीजी क्यों लिखा है? क्योंकि ये गवर्नर जनरल को रेफर कर रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही तो प्रेसिडेंट नहीं देता था अप्रूवल, ये जीजी गवर्नर जनरल देता था। तो ये एक्ट बन गया आपका जनरल क्लोजेज 1897। अब इस एक्ट में मेनली कुछ डेफिनेशंस है जो आपको पढ़नी है, जिससे आगे के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं। अब ये डेफिनेशन कब काम आती है? जब किसी पर्टिकुलर एक्ट में समथिंग इज नॉट डिफाइंड, तो यू कैन रेफर टू जनरल क्लोजेज एक्ट की, इसमें से डेफिनेशन निकाली जा सकती है। पर अगर एक्ट में कोई डेफिनेशन दी हो तो तब जनरल क्लोजेज को रेफर नहीं करना है। सेक्शन 3 में पूरी डेफिनेशन है। सबसे पहले सेंट्रल एक्ट, आज की डेट में सेंट्रल एक्ट मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर पहले की बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, तो एक्ट मेड बाय गवर्नर जनरल, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सेंट्रल एक्ट हो जाएगा। चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी है। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी मतलब जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा होता है। तो जैसे कहीं पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो तो वो बोर्ड भी सीआरए कहलाएगा, कहीं पे कमिश्नर हो तो वो सीआरए कहलाएगा, और जैसे पंजाब में इसको हम फाइनेंशियल कमिश्नर बोलते हैं तो वो भी सीआरए। तो मतलब नाम अलग अलग हो सकते हैं पर वो बंदा एक ही होगा। कहीं पे मेंबर्स हो सकते हैं, बोर्ड हो सकता है, कहीं पे सिंगल पर्सन हो सकता है, तो हम उसको कमिश्नर कह देते हैं, मे बी फाइनेंशियल कमिश्नर और मे बी ओनली कमिश्नर। तो ये सब क्या होंगे? चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। कलेक्टर, कलेक्टर कौन है? मीनिंग प्रेसिडेंसी टाउन के अकॉर्डिंग। प्रेसिडेंसी टाउन का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत सी जगहों पे आता है, 3 ही नाम है, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा। यहां के कलेक्टर को कहते हैं। और अगर और कहीं पे देखें तो जो इंचार्ज होता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, उसी को हम कलेक्टर कह देते हैं। डॉक्यूमेंट क्या है? एनी मैटर इन एनी फॉर्म, चाहे एक्सप्रेस्ड हो, रिटर्न हो, डिस्क्राइब्ड हो, वो क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ये लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स या किसी भी रूप में रिकॉर्ड हो सकता है। सिर्फ हमें रिकॉर्ड क्यों करना है? ताकि हम उसको फ्यूचर में रेफर कर सके, तो वो सारा हमारा क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इशू करती है, वेदर सीजी और एसजी, वो सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाएगी। यहां पे एक चीज लिखी गई कि पार्ट बी जो स्टेट थे उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं कहलाती थी। अब ये स्टेट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 3 पार्ट डिवीजन करेगा, ये ए, बी एंड सी, तब हम इसको क्लियर कर लेंगे। लोकल अथॉरिटी क्या है? ये वर्ड हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में। लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स एंड एनी अदर बॉडी एंटाइटल्ड बाय गवर्नमेंट, ये सारे क्या होंगे? लोकल अथॉरिटी। मतलब ये रीजन स्पेसिफिक हो जाते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए कन्फाइंड होते हैं। ऑफेंस क्या है? एनीथिंग विच इज रॉन्ग एंड पनिशेबल इन आइज ऑफ लॉ, ये सारा क्या होगा? ऑफेंस। पर अगर ऑफेंस की अलग से कहीं डेफिनेशन दी गई है तो ये डेफिनेशन जनरल वाली काम नहीं आएगी।
पॉलिटिकल एजेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं रिप्रेजेंट करता है वो हमारा पॉलिटिकल एजेंट बन जाता है, या किसी को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लेती है, तो वो भी क्या कहलाएगा, पॉलिटिकल एजेंट कहलाएगा। स्केड्यूल, हर एक्ट में जो स्केड्यूल होता है उसमें क्या होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एक्ट में नहीं होती है, पर ये हमेशा क्या होता है, एक्ट का पार्ट माना जाता है। स्टेट, अब यहां पे स्टेट को ये 3 भागों में डिवाइड कर रहा है, आज की डेट में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। आज की डेट में तो स्टेट मतलब स्टेट या यूनियन टेरिटरी होता है, लेकिन पहले ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ए, बी और सी। ए पार्ट में कौन से स्टेट आते थे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, मतलब जहां पे राजाओं का राज चल रहा था, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले पार्ट ए, मतलब जो अंग्रेजों के शासन में नहीं आए थे। आज की डेट में हम स्टेट मतलब कौन होगा, गवर्नर होगा हेड उसका, या फिर यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ही क्लासिफिकेशन है, कोई ए बी सी क्लासिफिकेशन नहीं था, पर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ए बी एंड सी था। बी में स्टेट वो आएंगे जहां पे पर्सन अथोराइज किया गया था टू एक्सरसाइज द पावर्स, जहां पे इन्होंने एक पर्सन को अथॉरिटी दे रखी थी कि तुम अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में एज सच थोड़े बहुत थे, मतलब इन्होंने ही उनको अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था, मतलब नाम के राजा लेकिन एक्चुअल में राजा नहीं। पार्ट सी जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रहे थे, तो इसीलिए पार्ट बी वाली सिक्योरिटी को इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं कहा, क्योंकि यहां पे पूरी तरह से शासन राजा का भी नहीं मान सकते थे, क्योंकि राजा तो यहां पे चल ही नहीं रही थी राजा की तो कुछ, ये कंट्रोल में तो एक्चुअल में ब्रिटिशर्स के था, बस नाम के राजा थे। पार्ट ए पूरी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पार्ट सी पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर में, तो इन दो की सिक्योरिटी को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते थे। ये सारी डेफिनेशन अब इन्होंने डिस्क्लेमर क्यों दिया है, और इनके मीनिंग वेरी करेंगे अकॉर्डिंगली कंटेक्स्ट से, कि किस कंटेक्स्ट में यूज करना है उसके अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। और अगर कुछ भी इसमें ऐसा दिखा जो रिपग्नेंट हो, मतलब किसी प्रोविजन को वोलेट करे या कॉन्ट्रवीन करे, तो आप इस डेफिनेशन को यूज ना करें। तो ये डिस्क्लेमर इसलिए इन्होंने दिया है ताकि कोई कंप्लीटली इस डेफिनेशन पे रिलाई ना करे, क्योंकि एक्ट्स में जो डेफिनेशन दी जाती है वो ही आपकी मेन डेफिनेशन होती है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे से क्वेश्चन मेनली आते हैं, दैट इज जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि ये रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, क्यों जरूरत है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन हमें करना है, तो हमें जरूरी है कि कुछ रूल्स बता दिए जाएं जिनके बेसिस पे हम प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कर सके। समझाने के लिए हु डज दैट, कौन करेगा, जज करेगा, भाई मैं क्यों करूंगा, जजेस एंड कोर्ट्स आर द बेस्ट इंटरप्रिटेटर ऑफ लॉ। लॉ मेकर कभी भी इंटरप्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कानून बनाता है, जब उस कानून पे बेस्ड कोई पर्सन डिसीजन लेता है तो वो उसको बेटर वे में इंटरप्रेट करता है, तो जजेस इंटरप्रेट कर सकते हैं। काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला आता है लिटरल, दूसरा पर्पसिव, तीसरा हार्मोनियस, चौथा बेनिफिशियल और पांचवा स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूट्स। अब हम सबसे पहले लिटरल की बात करेंगे, वर्ड टू वर्ड जनरल, ऑर्डिनरी और कॉमन मीनिंग लेना, इसको हम कहते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन। पर याद रखना, ऑर्डिनरी मीनिंग भी वो लो जो रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, तो इसी को हम कहते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन, और इसी को हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कह देते हैं। तो कॉमन, नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग जहां हम लेते हैं जो किससे रिलेटेड हो, उस पर्टिकुलर एक्ट से, तो वो हमारा लिटरल कंस्ट्रक्शन है। पर्पसिव, जब हमारा कुछ भी कहीं से नहीं मिल रहा है, सब कुछ हमने करके देख लिया बट इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं पा रहा है, तो ये लास्ट रिसोर्ट की तरह काम करता है, इसी को हम हेडेंस रूल या मिसचीफ रूल भी कह देते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स है जो आपको रट लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ सकता है। अब पर्पसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जब आपसे पूछा जाएगा तो व्हाट यू शुड राइट देन, पहले लिखो कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्यों काम आते हैं, सिर्फ 2 लाइन में, देन आफ्टर उसका पर्पसिव का स्टार्ट करो, और पर्पसिव में ये लिखो कि व्हेनेवर इंटरप्रिटेशन इज नॉट possible through any other rule, then this is the last resort that can be adopted by courts. इसमें 4 पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, पहला कॉमन लॉ क्या था उस एक्ट के बनने से पहले, उसमें क्या मिसचीफ थी, इसके लिए वो हटा दिया गया, रेमेडी पार्लियामेंट ने क्या प्रोवाइड कराई, और उस रेमेडी का ट्रू रीजन क्या था। ये अगर चारों पॉइंट्स आप नहीं लिखोगे तो आंसर अधूरा माना जाएगा। अब ये 4 पॉइंट लिखने के बाद में क्या लिखना है, रेमेडी कैसे, ट्रू इंटेंशन आइडेंटिफाई हुआ, देखा कि सही में किसी पर्पस से रेमेडी दी गई थी पर वो सही वे में इंटरप्रेट नहीं हो रहा, तो आज की डेट में इंटरप्रिटेशन को चेंज करो, मिसचीफ को सप्रेस करो और रेमेडी को एडवांस कर दो, तो ये आपका यहां पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सप्रेस, मिसचीफ एंड एडवांस रेमेडी, ये 2 चीजें आपको लास्ट में लिखनी पड़ेगी कि जजेस ये करके इस चीज को गलत को सही बना सकते हैं।
हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जब भी एक एक्ट में दो प्रोविजन हो और दोनों इफेक्टिव है, वैलिड है, लेकिन एक साथ यूज नहीं हो सकते, तो हमें एक प्रोविजन को इनऑपरेटिव बनाना पड़ता है, दूसरे को ऑपरेटिव। इसी को हम कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ना है और ये यहां पे भी आएगा और यही चीज आपको इंटरप्रिटेशन में भी मिलेगी। यहां पे सिर्फ इतना डिफरेंस है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट के अकॉर्डिंग था, यहां पे आपको प्रोविजन के अकॉर्डिंग इसको देखना है। राजकुमार या राजकृष्ण वर्सेस विनोद के केस में ये चीज निकल करके आई कि कॉन्फ्लिक्ट था दो सेक्शन 33(2) और 123(8) के बीच में। 33(2) क्या कह रहा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट एक कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकता है, उसका साथ दे सकता है इलेक्शन में, जबकि 123(8) में कहा गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी वे में असिस्ट नहीं कर सकता किसी को। दोनों सेक्शन में आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। तो रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट का क्या आया कि जस्टिस किया गया कि हाँ ये एंटाइटल्ड नॉमिनेट और करने के लिए सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट को सिर्फ वोट करने का अधिकार है और किसी वे में वो मदद नहीं कर सकता। तो ये हमने क्या कर दिया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की ये ऑपरेटिव है तब ये इनऑपरेटिव है, ये इनऑपरेटिव हो जाएगा तो ये ऑपरेटिव हो जाएगा। तो एक बार में एक ही चीज यूज हो सकती है, दूसरी को हम यूज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं वो इनवैलिड है, वो इनऑपरेटिव है। तो हमें यहाँ पे वैलिड या इनवैलिड नहीं बताना, हमें सिर्फ वर्ड यूज करने ऑपरेटिव और इनऑपरेटिव, कि एक बार में एक चीज यूज होगी तो मैं ऑपरेटिव इनऑपरेटिव बता दूं, मैं वैलिड इनवैलिड में नहीं जा रहा। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, जो बेस्ट है उसे चूज करो। मतलब अगर दो वे है किसी चीज को इंटरप्रेट करने के, तो जो चीज वाइडर मीनिंग दे रही हो, वाइडर स्कोप को कवर कर रही हो, उसी को आप एक्सेप्ट करो, दूसरे को रिजेक्ट कर दो। तो अगर इंटरप्रिटेशन के मेरे पास दो तरीके थे, पहला तरीका प्रोटेक्ट कर रहा था बेनिफिट उस पर्टिकुलर प्रोविजन का और सब कुछ सही था, लेकिन दूसरे में सेटिस्फेक्शन नहीं था, प्रोटेक्शन भी नहीं थी, इंटरप्रिटेशन नैरो था, तो मेरा वे 1 ही जीतेगा, वे 2 नहीं जीतेगा। तो जब भी एक ही एक्ट के किसी प्रोविजन के दो इंटरप्रिटेशन अवेलेबल है, पर एक थोड़ा नैरो है दूसरा वाइड है, तो मैं वाइडर वाले को लूं, नैरो वाले को छोड़ दो। तो इसी को हम कहते हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। लास्ट आता है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टेट्यूट, कम से कम सजा मिले किसको। मतलब अगर हम जब भी देखते हैं कोर्ट में सजाएं जब बताई जाती है तो वो मैक्सिमम होती है, जैसे अप टू 3 इयर्स, अप टू 5 इयर्स, इस तरह से। तो क्या मैं हर केस में मैक्सिमम दूं? नहीं। तो यहां पे एक एग्जांपल लिया है, द गिल्टी अगेंस्ट रोबरी केस। तो एक वे तो ये है पेनल्टी लगा दो 2 लाख की, 2 साल की जेल, रिगरस इंप्रिजनमेंट, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। तो हमने वे 2 देखा, पेनलाइज कर दो अमाउंट लॉस्ट इन रॉबरी और 6 महीने की जेल दे दो, तो हमें लगा वे 2 ठीक है, इतने में काम हो जाएगा, हमें इतना ज्यादा हार्श पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो अगर कहीं भी हम पेनल्टी को अवॉइड कर सकते हैं तो कोर्ट उसी को एक्सेप्ट करता है कि इतनी बड़ी सजा मत दो कि वो इतना ज्यादा दब जाए कि वो ऐसा लगे कि हम डेमोक्रेसी में रह ही नहीं रहे हैं, हम तो किसी डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं जहां पे हमें सिर्फ सजाई दी जा रही है। तो हम इसलिए उसको थोड़ा कम ही रखते हैं, मैक्सिमम साइड पे नहीं जाते। अब आता है इसमें रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, इस पे से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्या है कि जैसे जनरल क्लोजेज एक्ट तो पहले बन गया, अब नए नए एक्ट तो इसके बाद भी बने होंगे, तो अगर नया एक्ट कुछ बनेगा तो कहीं ना कहीं पुराने को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो क्या चीजें चेंज नहीं होगी उस पर हमें बात करनी है। तो इसके लिए वर्ड यूज किया है रिपील। तो रिपील तो होंगी बहुत सारी चीजें नया आने से, चेंज तो होगी, कैंसिल तो होगी, पर क्या चीज नहीं रिपील होगी, यहां से आपका इंपॉर्टेंट है। पहला, कोई चीज रिन्यू नहीं होगी, नया कुछ भी नहीं बनेगा, जो पुराना है वो पुरानी की तरह ही चलेगा। हाँ, नई चीजें नए के अकॉर्डिंग डील होगी। एग्जांपल तुम ले सकते हो कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट जब 2013 आया था तो जो 1956 में जो कंपनीज उसके अकॉर्डिंग बनी थी उनको हटा थोड़ी ना दिया, उनको चेंज थोड़ी ना कर दिया, वो वैसे ही चलेंगी कंपनी की तरह। हाँ, प्रोविजंस उन पे नए एप्लीकेबल हो जाएंगे। किसी चीज का अगर प्रायर मैनेजमेंट है तो तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे ही चलता रहेगा, नए में आने में उसको टाइम लगेगा। तीसरा, किसी तरह का प्रिविलेज, क्लेम, रेस्पॉन्सिबिलिटी या डेट किसी ने ऑब्टेन किया है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो वैसे ही चलता रहेगा। फोर्थ, पनिशमेंट, फॉरफीचर, पेनल्टी अगर किसी पे लगी हुई है उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा, वो वैसे ही चलती रहेगी। लास्ट,
इंक्वायरी, लिटिगेशन या रेमेडी जो इनिशिएट हो चुकी है वो कंटिन्यू रहेगी, उस पे चेंज नहीं आएगा। तो हम बेसिकली इतना समझ रहे हैं कि इसको हम डबल जीओपार्डी से भी कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज से भी रिलेट कर सकते हैं। वो भी यही चीजें कहते हैं कि अगर एक पर्सन को एक चीज के लिए सजा दी जा चुकी है तो बार बार सजा मत दो। अगर एक चीज पे पहले कानून कुछ और था, उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है, तो हम नए कानून के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसी के लिए ये बनाया गया है कि अमेंडमेंट तो आएंगे, कुछ चीजें कैंसिल भी होंगी, पर जो चीजें कैंसिल नहीं होगी वो यहां बता दिया। रिन्यू नहीं होगा, कुछ प्रायर मैनेजमेंट चेंज नहीं होगा, क्लेम, प्रिविलेज, रेस्पॉन्सिबिलिटी या डेट किसी का है तो वो चेंज नहीं होगा, पनिशमेंट, फॉरफीचर, पेनल्टी चेंज नहीं होगी, इंक्वायरी, रेमेडी और लिटिगेशन कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज चलते रहेंगे। अब इसमें आता है पावर एंड फंक्शनरीज। पावर और फंक्शनरीज में कुछ जनरल सी चीजें बताई गई जो हम जनरल लाइफ में भी बहुत बार देखते हैं। सेक्शन 15, पावर टू अपॉइंट अगर किसी को दिया है तो वो एक्स ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स ऑफिसर? जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं उनको यहां पे ले आना। जब किसी सेंट्रल एक्ट ने तुम्हें पावर दी अपॉइंट करने की, किसी पोजीशन को फिल करने की, तो तुम कैसे उसको फिल करोगे? एक तरीका है ये, दूसरा तरीका है ईदर बाय नेम और वर्च्यू ऑफ ऑफिस। नेम के अकॉर्डिंग कैसे होता है? जैसे कोई कैंडिडेट को आपने एक प्रोसेस दिया, उस प्रोसेस में जो बेस्ट था उसको चूज करा, उसको रखा, तो दैट इज नेम के अकॉर्डिंग। परफॉर्मेंस बेसिस हम इसको कह सकते हैं। दूसरा वर्च्यू ऑफ ऑफिस, मतलब देयर इज अ प्रोसीजर कि इसके बाद ये बनेगा, ये बनेगा, तो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रखना वर्च्यू ऑफ ऑफिस कहलाता है। कौन सा ज्यादा बेटर? फर्स्ट वाला, परफॉर्मेंस वाला ज्यादा बेटर है, पर कई कई जगहों पे ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें प्रोसीजर वाला ही फॉलो करना पड़ता है कि इसके बाद ये ही आएगा, भले परफॉर्मेंस अच्छी हो या नहीं हो। सेक्शन 16, पावर टू अपॉइंट में इंक्लूड होती है पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी को अपॉइंट करता है तो उसको निकालने या हटाने का राइट भी उस पर्सन को देना पड़ेगा। तो जैसे मान लो बॉस है, एक पावरफुल अथॉरिटी है, तो सस्पेंड कर सकता है अपने एम्प्लॉइज को। अगर वो खुद पावर ये नहीं रखता है तो वो अथॉरिटी किससे मांग सकता है? डायरेक्टर इंचार्ज से, या फिर उसको कह सकता है कि भाई ये एम्प्लॉइज कुछ काम नहीं कर रहे, तुम इनको हटाओ, तो वो वैसे भी हटाए जा सकते हैं। 17, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। फंक्शनरीज का सब्स्टिट्यूशन मतलब जो भी लोग एक पोजीशन पे पहले कभी थे, उनकी बजाय तुम दूसरे को ला रहे हो, तो क्या काम बदल जाएगा? नो, सिर्फ पर्सन बदल रहा है, काम वो ही रहेगा। जो भी एक पोस्ट पे होगा उस पे सारे सेम रूल अप्लाई होंगे। ए चेयरमैन था, कोरम, एजेंडा, मिनट्स का ध्यान रखता था, बी अपॉइंट हुआ, सी अपॉइंट हुआ, तो ये सारे काम उन लोगों को भी करने पड़ेंगे। तो इसको हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि लोग बदल जाएंगे पर उनके काम वो के वो रहेंगे एज पर देयर पोजीशन, वो पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। सेक्शन 18, सक्सेसर। वारिस किसको कहते हैं? जो भी नेक्स्ट होगा सक्सेसर, उस पर लॉ एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लो इफ समबडी इज हैविंग अ सक्सेसर, वो बंदा अगर रिटायर होगा तो जो रूल उस पर अप्लाई हो रहे थे वो ही उसके सक्सेसर पे भी अप्लाई होंगे। ये सेम वैसा सा ही है फंक्शनरी वाले जैसा, पर वहां सक्सेसर नहीं था, वहां पे तो कोई भी आ सकता था, यहां पे हम सिर्फ सक्सेसर की या वारिस की बात कर रहे हैं। 19, ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट। जैसे मान लो मैं किसी जगह से जा रहा हूं, मैंने अपना काम थोड़े टाइम के लिए किसी को दिया, अब वो मेरा क्या बन जाएगा? सबऑर्डिनेट बन जाएगा, या फिर वो ऑफिशियल इंचार्ज भी बन सकता है उस काम के लिए। तो अगर वो कुछ गलती करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कोई चीज गलत की होगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक्चुअल में गद्दारी करने वाला पकड़ा जाएगा। मतलब हम अपने सुपरवाइजर की शील्ड लेके बच नहीं सकते कि भाई उसका काम था, उसने देखना था, मैंने तो ये सिर्फ थोड़े दिनों के लिए किया है। अगर तुम्हारी गलती है तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, उसकी गलती है तो उसको भुगतना पड़ेगा। मिस्टर आकाश सीए है जो इंडिया के बाहर गया, मिसेस गीता उसका ऑफिस हैंडल कर रही थी, तो जैसे रूल आकाश पे अप्लाई होते थे वैसे ही मिसेस गीता पे अप्लाई होंगे। तो अगर आकाश डिफॉल्ट करता है तो आकाश रिस्पॉन्सिबल होगा, लाइबिलिटी इसकी आएगी, और अगर गीता डिफॉल्टर है तो गीता विल बी मेड लाइबल। ये दोनों एक दूसरे पे ये चीजें नहीं डाल सकते। दिस इज नोन एज पावर एंड फंक्शनरीज। ये चैप्टर में इतनी ही चीजें हैं, इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक है, जैसे डेफिनेशन बहुत सारी आपको मिलेंगी पर वो कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। दिस इज द ओनली पार्ट दैट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम टिल डेट, अब तक यही पूछा गया है। इसके अलावा कुछ आया तो वो एकदम से नया होगा जिसके बारे में हम यहां पे डिस्कस अभी नहीं कर सकते। नया इन द सेंस कैसे कि कुछ रिलेटेड पूछ लिया, कहीं से ऐसे पूछ लिया कि जो नए चेंजेस आए उनके अकॉर्डिंग पूछ लिया, तो पर ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं जो पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप आराम से इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। कितने वेटेज का ध्यान रखना? 4 to 5 मार्क्स के लिए, ज्यादा की एक्सपेक्टेशन इससे मत रखना।
आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं भी आया तो 4-5 का तो मिल ही जाएगा।